So last turn we studied about the definition of the cell. अब आज जो है हम लोग उसी में आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ द सेल डिस्कवरी। सेल की डिस्कवरी की हिस्ट्री क्या है, किस किस तरह से वो डिस्कवर हुई, किस किस ईयर में डिस्कवर हुई सेल, या सेल से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज हैं जो आज के लेवल पे जो पढ़ना जरूरी है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पहली चीज तो ये जो टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यानी कि टाइमलाइन ऑफ सेल डिस्कवरी। इंपॉर्टेंट इज व्हाट? इंपॉर्टेंट इज टाइमलाइन ऑफ सेल डिस्कवरी। सेल डिस्कवरी की टाइमलाइन, तो देखिए सबसे पहली चीज तो ये कि सेल की डिस्कवरी किसने की, हु डिस्कवर्ड सेल, पहला तो यही है। तो सेल वॉज डिस्कवर्ड बाय किसने? रॉबर्ट हुक, और ये दैट ईयर वॉज 1665 में उन्होंने डिस्कवर किया सेल। और कहाँ डिस्कवर किया? तो सेल इन द स्लाइस ऑफ कॉर्क। और ये स्ट्रक्चर है विच इज प्रेजेंट ऑन, तो कॉर्क इज प्रेजेंट ऑन द बार्क ऑफ द ट्री। कॉर्क कहाँ प्रेजेंट होता है? तो कॉर्क इज प्रेजेंट ठीक है इन द बार्क ऑफ ट्री। ठीक है, 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई। डिस्कवरी कहाँ हुई? डिस्कवरी वॉज इन द कॉर्क सेल। और जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो एक्चुअली क्या था? दैट वाज द सेल वॉल, जो उन्होंने स्टडी किया था, जो उन्होंने देखा था। तो एक चीज और जान लीजिए कि ये जो सेल को देखा इन्होंने, तो ये स्लाइस में कैसे दिखाई दे रहे थे? वो दे वर इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल बॉक्सेस। तो स्मॉल जो है ना कंपार्टमेंट्स के फॉर्म में थे, और उन स्मॉल कंपार्टमेंट्स को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। और इस किताब को उन्होंने, इस डिस्कवरी को उन्होंने किस किताब में पब्लिश किया? तो वो किताब का नाम क्या था? किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। तो ये जो माइक्रोग्राफिया नाम की किताब थी रॉबर्ट हुक ने जो लिखी, इसी में इसको इन्होंने पब्लिश किया था, इस डिस्कवरी को। तो 1665 में सेल वॉज डिस्कवर्ड। और एक्चुअली जो सेल उन्होंने देखा था वो सेल नहीं था, इट वॉज द डेड सेल वॉल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मेंशन करना जरूरी है, ठीक है, कि द टुडे we know that the cell which was observed by Robert Hooke was actually dead cell wall था जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। एक्चुअली व्हाट? इट वाज एक्चुअली द डेड सेल वॉल विच ही ऑब्जर्व्ड। और उन्होंने जो ऑब्जर्व किया तो कैसा देखा उन्होंने एक कंपार्टमेंट जैसे स्ट्रक्चर देखे ऐसे। दिस वे he saw many compartment like structure।
और इस कंपार्टमेंट को उन्होंने कहा, ये कंपार्टमेंट है, इट इज व्हाट, कंपार्टमेंट। ये क्या है, ये कंपार्टमेंट है, स्मॉल कंपार्टमेंट, ठीक है। और इसी को इन्होंने कहा, क्या कहा, ही कॉल्ड इट एज सेल, इसी को इन्होंने सेल कहा। तो 1665 में सेल की डिस्कवरी हुई। इसके बाद जो पहला लिविंग सेल है वो किसने देखा? तो पहला लिविंग सेल, फर्स्ट लिविंग सेल was observed by लेवेनहुक, लेवेनहुक ने देखा, एंड दैट वाज एक्चुअली बैक्टीरिया। तो सबसे पहला उन्होंने जो है बैक्टीरिया देखा पॉन्ड के वाटर्स में। उसके बाद उन्होंने ह्यूमन सेल को भी देखा, लेकिन वो कब था तो उसको हम लोग देखते हैं। देखिए दूसरा जो है 16, सेकेंड इज इन द ईयर 1674, तो डिस्कवरी ऑफ फ्री लिविंग सेल, डिस्कवरी ऑफ फ्री लिविंग सेल, फ्री लिविंग सेल। और ये कब हुआ था? 1674, दिस वॉज द ईयर 1674। तो 1665 में सेल की डिस्कवरी, 1674 में डिस्कवरी ऑफ फ्री लिविंग सेल्स। अब ये फ्री लिविंग सेल्स कौन कौन से होते हैं? तो देखिए ये फ्री लिविंग सेल्स जो हैं ये आपके बैक्टीरिया थे, ठीक है, जिनको उन्होंने देखा, बैक्टीरिया को देखा इन पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर में उन्होंने बैक्टीरिया को देखा। इसके अलावा उन्होंने स्पर्म सेल्स को देखा, आरबीसी को देखा, स्पर्म सेल को देखा, ठीक है, स्पर्म सेल को उन्होंने देखा। तो और किसने देखा? तो दिस ऑल वेर डन बाय लेवेनहुक, लेवेनहुक। तो ये बात आप लोगों को क्लियर है? 1665 डिस्कवरी ऑफ सेल, ठीक है। कहां पे देखा गया? तो कॉर्क में, कॉर्क सेल्स में किसने देखा? रॉबर्ट हुक ने। उसके बाद डिस्कवरी ऑफ फ्री लिविंग सेल, दिस वाज द ईयर 1674। तो उन्होंने बैक्टीरिया को देखा, आरबीसी को देखा, स्पर्म सेल को देखा, और किसने देखा? तो लेवेनहुक ने देखा। यहां तक क्लियर है? इज दैट क्लियर? उसके बाद देखिए 1839 का जो ईयर था उस समय टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज प्रपोज्ड। तो टर्म, another point is the term, this term protoplasm, protoplasm was coined by, किसने coin किया? was coined by पुरकैंजी, पुरकैंजी, and that year was 1839, 1839। देखिए 1839 में हमने ये जाना कि प्रोटोप्लाज्म क्या है, व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म के बारे में इन्होंने क्या बताया कि जो भी लिक्विड पार्ट है सेल का, जो लिविंग पार्ट है, सो द लिविंग लिक्विड पार्ट ऑफ द सेल विच इज एनक्लोज्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म। तो एक्चुअली प्रोटोप्लाज्म है क्या? तो देखिए प्रोटोप्लाज्म, इसको हम यहां डेफिनेशन लिख देते हैं। प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म is the, protoplasm is the living liquid part
liquid part of cell enclosed by cell membrane और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। और प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखिए प्रोटोप्लाज्म जो इंक्लूड करता है, दिस प्रोटोप्लाज्म, तो प्रोटोप्लाज्म ये क्या होता है, दो चीजें इसमें होती हैं। वन इज साइटोप्लाज्म होता है और प्लस इसमें न्यूक्लियस होता है। ठीक है, तो प्रोटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलके क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाते हैं। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों मिलके कलेक्टिवली दे फॉर्म प्रोटोप्लाज्म। अब अगर हम साइटोप्लाज्म की बात करें तो साइटोप्लाज्म को हम क्या लिख सकते हैं, व्हाट वी कैन राइट, तो देखिए साइटोप्लाज्म को हम लोग लिख सकते हैं प्रोटोप्लाज्म माइनस प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, प्रोटोप्लाज्म माइनस न्यूक्लियस। ये इक्वेशन हम चाहें तो बना सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि प्रोटोप्लाज्म में से न्यूक्लियस को हटा दिया जाए तब जो पार्ट बचता है प्रोटोप्लाज्म का उसे हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो देखिए इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी कि द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म excluding nucleus is, इसी को हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यहां तक बातें आप लोगों को क्लियर हैं? इज दैट क्लियर टू यू? है ना, देखिए, तो देखिए ये जो है ये ऐसे सेल है, ठीक है, ये सेल है और उसके बाद जो है ये जो पार्ट है ये जो हम ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, देखिए ये जो है ये क्या है, ये दिस इज सेल मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है। और ये जो पार्ट है दिस पार्ट इज प्रोटोप्लाज्म पूरा। और ये जो है ये क्या है, ये न्यूक्लियस है और इसके अंदर जो है वो ये जो पार्ट है ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सारा ये सब क्या है, ये है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ये सेल का जो है वो स्ट्रक्चर है, ये बेसिक कंपोनेंट। अब देखिए ये इतना जो स्ट्रक्चर हमने बनाया है इट इज कॉमन टू ऑल द सेल्स वेदर इट इज बैक्टीरिया, ठीक है, और इट इज प्लांट और इट इज एनिमल, कोई भी हो, किसी भी तरह का सेल हो, तो ये जो स्ट्रक्चर है प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन की बाउंड्री ये सब में होता है, हर तरह के सेल में होता है। तो इस तरह से अगर हम लोग देखते हैं तो सेल मेम्ब्रेन जो है ये फंडामेंटल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ एवरी सेल।
तो इसमें एक लाइन और इम्पोर्टेंट हम यहाँ लिख देते हैं कि सेल मेम्ब्रेन, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इट इज द फंडामेंटल, इट इज द फंडामेंटल biological membrane present in all types of cell, whether it is bacterial cell, whether it is plant cell, whether it is animal cell, फंगस का सेल है, कोई भी सेल हो, तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन क्या है, ये फंडामेंटल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन इज द फंडामेंटल बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन विच इज प्रेजेंट इन एवरी सेल टाइप। बात समझ में आ गई? इसके बाद जो है ना, ये तो 1839 में ये टर्म दिया गया था प्रोटोप्लाज्म, लेकिन उससे भी पहले 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट, अब ये क्या नाम हो जाएगा, हुक नहीं होगा, रॉबर्ट ब्राउन। क्या नाम हो जाएगा बेटा? रॉबर्ट ब्राउन, एंड दैट ईयर वाज 1831। तो 1831 में न्यूक्लियस की डिस्कवरी हुई, एंड न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। और एक चीज और आपको जान लेना है कि न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। न्यूक्लियस को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियस इज कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कंट्रोल सेंटर, कंट्रोल सेंटर ऑफ सेल। क्यों कहते हैं? बिकॉज इट कंट्रोल्स all the activities of cell, ठीक है, ये सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। और इसके अंदर क्या होता है? और इसके अंदर इंफॉर्मेशन होता है एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनाने का, ठीक है, and it contains whole information for the formation of entire organism, ठीक है, due to presence of master molecule, ठीक है, और ब्लूप्रिंट molecule called DNA। उसमें क्या होता है बेटा? डीएनए होता है एक मॉलिक्यूल, इसको कहते हैं डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसे हम क्या कहते हैं? डीऑक्सीराइबोज, ठीक है, न्यूक्लिक एसिड।
तो बात क्लियर हुई तुम लोगों को? न्यूक्लियस को क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें डीएनए का मॉलिक्यूल होता है और इस डीएनए के मॉलिक्यूल में सारे इंफॉर्मेशन होते हैं एक नए ऑर्गेनिज्म बनाने के लिए। तो इसलिए इस डीएनए को ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो यहां तक कि आपको डिस्कवरी समझ में आई, टाइमलाइन आपको समझ में आया? हाँ ठीक ठीक, ओके। तो देखिए ये तो आपको हम पहले बता चुके हैं, बस एक बार रिवीजन कर रहे हैं और अच्छे से रिवीजन कर रहे हैं हम। अब देखिए इसमें जो है ना, इस मास्टर मॉलिक्यूल की वजह से इसे हम क्या कहते हैं? कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है। और न्यूक्लियस की डिस्कवरी कब हुई? 1831 में। तो टाइमलाइन में आपको क्या क्या याद करना है? देखिए पहला तो आपको याद करना है 1665। तो 1665 में क्या हुआ? डिस्कवरी ऑफ सेल। उसके बाद जो है आपको 1665 के बाद 1674 में क्या हुआ था? डिस्कवरी ऑफ फ्री लिविंग सेल। उसके बाद आपको याद करना है 1831 में क्या हुआ था? डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियस। और उसके बाद आपको 1839 याद करना है। इस 1839 में क्या हुआ था? द टर्म प्रोटोप्लाज्म वॉज क्वाइंड। तो प्रोटोप्लाज्म टर्म जो है वो क्वाइन किया गया था किस ईयर में? 1839 में। और इसी से एक साल पहले, ठीक है, 1838 में वो स्क्लाइडन और स्वान, ये दो साइंटिस्टों ने सेल थ्योरी प्रपोज किया था। ठीक है। तो एक पॉइंट आपको ये भी याद कर लेना है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, कि सेल थ्योरी कब प्रपोज की गई? तो देखिए ये 18 जो है 38 में। तो सेल थ्योरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल थ्योरी was proposed in the year, कौन सा साल था? 1838। 1838 में सेल थ्योरी प्रपोज की गई थी बाई टू साइंटिस्ट। दो साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया। दो साइंटिस्ट ने इसे प्रपोज किया। एक का नाम था स्क्लेडन और दूसरा का नाम था थियोडर स्वान। दो साइंटिस्ट कौन कौन से थे? एक थे स्क्लेडन, ठीक है, और दूसरा जो है वो स्वान, थियोडर स्वान। और इन दोनों लोगों ने इंडिपेंडेंटली ये थ्योरी को प्रपोज किया था। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए यहां पे बताना है क्योंकि ये दोनों जो साइंटिस्ट है ना, इन दोनों ने एक साथ काम नहीं किया था, दोनों लोगों ने अलग अलग काम किया था। ठीक है, दे वर्कड इंडिपेंडेंटली बट देयर वर्क वॉज पब्लिश्ड ज्वाइंटली। लेकिन उनका काम जो है ना वो ज्वाइंटली पब्लिश हुआ। काम उन लोगों ने इंडिपेंडेंटली किया, लेकिन वर्क उनका जो पब्लिश हुआ दैट वाज ज्वाइंटली। और इन दोनों ने जो काम किया, जो पब्लिश किया, उसको हम लोग कहते हैं सेल थ्योरी। सो दिस सेल थ्योरी वॉज पब्लिश्ड इन द ईयर 1838। दो साइंटिस्टों ने, एक स्क्लेडन और दूसरा थियोडर स्वान, जिसमें से एक जो है वो प्लांट पे काम करते थे और दूसरे एनिमल पे काम करते थे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है बेटा आप लोगों को?
ओके, तो इसके बाद जो है अब देखिए इसमें से जो स्क्लेइडेन थे, ठीक है, इसमें से जो स्क्लेइडेन थे, अब यहां पे थोड़ा पॉइंट और जान लीजिए। देखिए ये जो स्क्लेइडेन, ये जो स्क्लेइडेन थे, ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट। ये क्या थे? जर्मन बॉटनिस्ट। ये क्या थे बेटा? जर्मन बॉटनिस्ट। अभी जैसे मैंने बताया कि दोनों लोगों ने अलग अलग काम किया, तो ये जर्मन बॉटनिस्ट थे और इन्होंने किस पे काम किया? अब सीधी सी बात है, जब ये बॉटनी के थे तो इन्होंने प्लांट टिश्यू पे काम किया होगा। तो ही इन्वेस्टिगेटेड, ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? व्हाट ही डिड, ही इन्वेस्टिगेटेड प्लांट टिश्यू। इन्होंने किसको इन्वेस्टिगेट किया? प्लांट टिश्यू को, प्लांट टिश्यूज। और उनका ऑब्जर्वेशन, अगर हम बात करें उनके ऑब्जर्वेशन की, तो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करें कि उन्होंने देखा क्या, व्हाट ही सॉ। तो देखिए उन्होंने क्या चीज देखी, आपको बता दें यहां पे। पहली चीज तो उन्होंने ये देखी कि न्यूक्लियस को देखा और सेल वॉल दोनों को देखा, ठीक है। तो ऑब्जर्वेशन ये था, पहला तो न्यूक्लियस और दूसरा सेल वॉल, सेल वॉल। तो ये जो दोनों चीजें थी, ये ऑब्जर्व बाय, वॉज ऑब्जर्व्ड बाय स्क्लेइडेन। तो स्क्लेइडेन ने क्या किया? जब प्लांट टिश्यूज को इन्वेस्टिगेट किया तो उन्होंने क्या पाया कि उस सेल के अंदर न्यूक्लियस भी होता है और सेल वॉल भी होता है, दोनों पाया जाता है। यहां तक कोई दिक्कत? अब देखिए इसके बाद जो है थियोडर स्वान जो है, उन्होंने क्या किया? दूसरे साइंटिस्ट इसमें थे थियोडर स्वान। अब देखिए ये जो थियोडर स्वान थे, ये भी जर्मनी के थे, लेकिन ये जूलॉजिस्ट थे। तो जर्मन जूलॉजिस्ट। अब जब जूलॉजिस्ट थे तो उन्होंने क्या किया? एनिमल टिश्यूज को इन्वेस्टिगेट किया, तो इन्होंने क्या किया? इन्वेस्टिगेटेड एनिमल टिश्यूज। इन्होंने एनिमल टिश्यू को इन्वेस्टिगेट किया, एनिमल टिश्यूज। और उन्होंने जब एनिमल सेल को ऑब्जर्व किया तो उन्होंने पाया क्या? व्हाट वाज हिज ऑब्जर्वेशन? तो देखिए इनका जो ऑब्जर्वेशन था, ऑब्जर्वेशन में वो था कि पहला पॉइंट, ही ऑब्जर्व्ड ओनली न्यूक्लियस। इन्होंने सिर्फ न्यूक्लियस को ऑब्जर्व किया। सेकेंड पॉइंट ये है कि सेल वॉल वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड, सेल वॉल वॉज नॉट ऑब्जर्व्ड। इन्होंने सेल वॉल नहीं देखा। ही ओनली सॉ न्यूक्लियस। तो उस टाइम पे 1800, ठीक है, 38 के टाइम पे 1838 में इन दोनों लोगों ने एक चीज को एकदम क्लियर कर दिया, और वो क्लियर कर दिया कि जो भी प्लांट का सेल होगा उसमें सेल वॉल पाया जाएगा, और जो एनिमल का सेल होगा
उसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ये आप लोग पहले भी जानते हैं, आप लोग जब पढ़े होंगे तो प्लांट और एनिमल सेल के डिस्टिंक्शन में पहला पॉइंट ही यही बताया जाता है कि प्लांट्स हैव सेल वॉल, एनिमल्स डू नॉट हैव सेल वॉल। प्लांट में सेल वॉल होता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं होता है। तो ऑब्जर्वेशन ऑफ स्क्लाइडेन एंड स्वान, अब हम एक साथ यहां पे बता रहे हैं आपको कि ऑब्जर्वेशन, देखिए ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन ऑफ स्क्लाइडेन एंड स्वान, स्क्लाइडेन एंड स्वान established the fact that, क्या फैक्ट, कि प्लांट सेल्स have cell wall and animal cell lacks cell wall, and this is what is difference between plant and animal. This is the first difference और ये क्या होता है, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या होता है, ये डिफरेंस है। तो ये पहला पॉइंट उन्होंने ये एस्टैब्लिश किया। अच्छा, अब इसके बाद देखिए, अब इन्होंने जो थ्योरी दिया तो उस थ्योरी में कहा क्या इन्होंने, तो ओरिजिनली जो सेल थ्योरी था इसमें सिर्फ दो ही पॉस्टुलेट्स थे, ओनली टू टीनेट्स वेर देयर, ओनली टू postulates were there, only two tenets were there, दो ही टीनेट था इसमें, ठीक है। लेकिन आज जब हम सेल थ्योरी को पढ़ते हैं तो उसमें तीन टीनेट होता है, लेकिन ओरिजिनली जो है वो उसमें दो ही postulates थे। तीसरा जो उसमें ऐड किया गया वो बाद में ऐड किया गया, वो 1855 में ऐड किया गया, 1855 में ऐड किया गया, रुडोल्फ वर्चाउ ने ऐड किया। तो रुडोल्फ वर्चाउ ने क्या किया कि सेल थ्योरी को एक्सपैंड किया, ही एक्सपैंडेड सेल थ्योरी, लेकिन कब, इन द ईयर 1855 में। लेकिन ओरिजिनली जो सेल थ्योरी है उसमें सिर्फ दो ही पॉइंट थे, यही आपको हम बताना चाह रहे हैं कि ओरिजिनली सेल थ्योरी में सिर्फ दो पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट उसमें जो ऐड किया गया वो 1855 में ऐड किया गया, और उसको ऐड करने का कंट्रीब्यूशन जो है वो जाता है रुडोल्फ वर्चाउ को। तो हम दोनों पॉइंट्स को यहां एक साथ लिख दे रहे हैं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। आज हम लोग लिखेंगे तो तीनों पॉइंट लिखेंगे, लेकिन ये पॉइंट बताते हुए लिखेंगे कि ओरिजिनली दो ही पॉइंट थे। तीसरा पॉइंट, द थर्ड टीनेट वाज एडेड लेटर ऑन इन 1855 बाय रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ ने जो तीसरा पॉइंट है वो बाद में ऐड किया। ओरिजिनली सेल थ्योरी हैड ओनली 2 पॉइंट, 2 टीनेट। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है, तो देखिए ओरिजिनली सेल थ्योरी had 2 tenets, ठीक है, बट थर्ड टीनेट
was added later on in the year 1855 by Rudolf Virchow। रुडोल्फ वर्चाउ ने तीसरा टीनेट 1855 में ऐड किया गया। तो अब उन सारे पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं क्या है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, पहला पॉइंट ये है कि जितने भी लाइफ फॉर्म्स हैं, ऑल लाइफ फॉर्म्स consist of cell and their product। जितने भी लाइफ फॉर्म्स है वो किसके बने होते हैं, सेल और उसके प्रोडक्ट्स के बने होते हैं, ठीक है। तो जो यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म्स होते हैं वो सिंगल सेल के बने होंगे, and multicellular life forms will be consisting of many cells। तो लाइफ फॉर्म्स क्या हो सकते हैं, तो देखिए लाइफ फॉर्म्स may be unicellular, ये या तो यूनिसेलुलर होंगे और मल्टीसेलुलर। तो ये जो लाइफ फॉर्म है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या ये तो सेल के बने होते हैं। सबसे पहली चीज तो ये क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी लाइफ फॉर्म हैं, दे ऑल कंसिस्ट ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट। अब ये जो लाइफ फॉर्म होता है ये यूनिसेलुलर हो सकता है, ये मल्टीसेलुलर हो सकता है। तो लाइफ फॉर्म्स में बी unicellular consisting of single cell or may be multicellular consisting of many cells। तो बहुत सारे सेल्स के भी बने हो सकते हैं। ये पॉइंट नंबर 1 है। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि देखिए सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ये सेकेंड पॉइंट है। तो सेल इज द structural, functional and fundamental unit of life। fundamental unit of life। लाइफ का ये फंडामेंटल यूनिट है। 2 पॉइंट हो गया। और जो तीसरा पॉइंट ऐड किया गया था ये 1855 में ऐड किया गया था। तो तीसरा पॉइंट भी हम एक ही साथ लिख रहे हैं यहां पे। तो देखिए जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड टीनेट है, थर्ड पॉइंट के न्यू सेल, इसमें क्या है थर्ड पॉइंट में, न्यू सेल अराइजेस फ्रॉम pre-existing cell through cell division। मतलब जो नए सेल हैं वो पुराने जो सेल एग्जिस्ट कर रहे हैं उन्हीं से बनते हैं, सेल डिवीजन के थ्रू बनते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं ओमनिस सेलुले सेलुला। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं ओमनिस सेलुले सेलुला, ठीक है। एंड दिस पॉइंट वाज एडेड बाय रुडोल्फ वर्चाउ। ये किसने ऐड किया था टीनेट? दिस वाज एडेड बाय रुडोल्फ वर्चाउ।
वर्चाउ, और ईयर क्या था? ईयर वॉज 1855, 1855 में। तो रुडोल्फ वर्चाउ ने इस थर्ड टीनेट को प्रपोज किया था। ठीक है, और इनका ये कहना है कि जैसे मान लेते हैं ये एक सेल है, ये इस तरह से ऐसे सेल है, ठीक है, ये ऐसे सपोज कीजिए सेल है, तो जब इसमें डिवीजन होता है, व्हेन देयर इज सेल डिवीजन, जब इसमें सेल डिवीजन होगा इस तरह से सेल डिवीजन, ठीक है, और ये जो सेल है ये क्या है? ये प्री एग्जिस्टिंग है। ये क्या है? ये प्री एग्जिस्टिंग है, पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। तो इसी सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो ये सेल जो है ना वो इस तरह से ऐसे करके ऐसे ऐसे ये बन जाते हैं, ठीक है, और ये बाद में ये क्या हो जाएगा? ये ऐसे दो सेल बन जाते हैं, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा और ये ऐसे बन जाएगा। तो देखिए दिस इज व्हाट, दिस इज न्यू सेल। ये क्या है? ये है न्यू सेल। सो व्हाट ही सेड, तो रुडोल्फ वर्चाउ ने यह बताया कि जो नया सेल बनता है वो जो पुराना सेल है उसी में जब डिवीजन होता है तो नया सेल बनता है। बात समझ में आ गई आप लोगों को? इज दैट क्लियर? और सेल थ्योरी किस पे नहीं एप्लीकेबल है? इज नॉट एप्लीकेबल टू वायरसेस। वायरसेस पे सेल थ्योरी काम नहीं करती है, इसके कोई पॉइंट्स इस पे खरे नहीं उतरते हैं। तो यहां पे वायरसेस आर एक्सेप्शन, दे डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी के अपोजिट है। तो वायरसेस क्या होते हैं? जैसे देखिए वायरसेस आर क्या होते हैं? वायरसेस आर नॉन लिविंग। पहली चीज तो वायरस नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है, एंड डेड आउटसाइड बॉडी, एंड डेड आउटसाइड बॉडी, आउटसाइड बॉडी, बॉडी के बाहर क्या है? ये डेड होते हैं। ये पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि दूसरा पॉइंट क्या है? एक तो हो गया नॉन लिविंग, दूसरा क्या होगा? ये न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन, वायरसेस आर न्यूक्लियो प्रोटीन, न्यूक्लियो प्रोटीन, सिर्फ न्यूक्लियो प्रोटीन होता है ये। मतलब इसमें या तो डीएनए होगा, ठीक है, या आरएनए, इन दोनों में से कोई एक, दोनों कभी नहीं होगा। और प्लस इसके साथ क्या हो जाता है? प्लस इसके साथ प्रोटीन इसमें होते हैं, प्रोटीन, ठीक है। तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन है इस तरह से। तो सेल थ्योरी वायरसेस पे एप्लीकेबल नहीं होती है। कोई भी आपसे पूछे कि सेल थ्योरी का एक्सेप्शन बताइए, तो वायरसेस आर एक्सेप्शन टू सेल थ्योरी। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर?